कुछ लोग जीवन को एक सतत यात्रा मानते हैं। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए आप। कुछ लोग जीवन के लिए बड़े बड़े सपने देखते हैं, पूरी रूपरेखा बनाते हैं। मुझे तो आगे चलकर बस यही बनना है। पूरी लगन से तैयारी में जुट जाते हैं। बहुत बार सफलता मिलती है, कभी कभी नहीं भी मिलती। ऐसे में एक और रास्ता आगे आकर खुलता है, वैकल्पिक व्यवस्था का। अक्सर देखा गया है कि इस व्यवस्था को लोग बड़ी हताशा और असंतोष के साथ स्वीकार करते हैं, लेकिन आगे चलकर यही विकल्प उन्हें सर्वश्रेष्ठ चयन लगने लगता है। कुछ इसी तरह के उतार चढ़ाव भरी कहानी है श्री नरेश दीक्षित जी की। हिंदी साहित्य में शोध करके अध्यापक बनने का सपना टूटने ने उन्हें पत्रकारिता से जोड़ दिया। 30 साल पत्रकारिता करने के बाद आज वो हनुमत कृपा नाम की एक सुव्यवस्थित पत्रिका के संपादक हैं। बहुत संतुष्ट हैं अपने इस पड़ाव से। तो आज हमारे बीच अपनी कहानी लेकर शामिल हो रहे हैं श्री नरेश दीक्षित जी। मन के मौसम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है नरेश दीक्षित जी। नरेश जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक आपकी छोटी मोटी भूमिका आपके जीवन की अब तक की यात्रा को लेकर तो बनी गई है, और आप अपने परिवार और बाराबंकी जिले के अपने गांव की बात करें। यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ आपका बचपन बीता और इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई भी हुई। जी, मैं बाराबंकी जिले के मोहम्मदपुर खाला कस्बे का रहने वाला हूँ, जो जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर है। जी। प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का बेटा मैं था। 5 भाई और 1 बहन हमारे थे। तो उस समय प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। 6-6 महीने वेतन नहीं मिलता था। जी। तो हम लोग अभावग्रस्त जीवन हम लोगों का रहा। लेकिन उसके बीच में माता पिता के संस्कार ऐसे रहे कि हम लोगों की पढ़ाई चलती रही और इंटरमीडिएट तक वहाँ हम लोगों ने पढ़ाई की। और इंटर के बाद फिर लखनऊ बड़े भाई साहब के साथ रहने आ गए। जी। लखनऊ में इंटरमीडिएट के बाद बीए किया, एमए किया। और इंटर में जब पढ़ रहे थे तभी एक सपना मन में था कि मैं हिंदी साहित्य में एमए करने के बाद पीएचडी करूंगा और पीएचडी करने के बाद किसी डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय में अध्यापक बनूंगा। जी। एमए करने के बाद जब पीएचडी करने का नंबर आया तो उसमें कुछ मार्किंग कम होने की वजह से एडमिशन नहीं हुआ। तो एक विकल्प था कि एमए स्पेशल कर लिया जाए और उसमें हो सकता है अच्छे नंबर आ जाए और पीएचडी में एडमिशन हो जाए लखनऊ विश्वविद्यालय में। जी। मैंने पत्रकारिता का 1 साल कोर्स किया एमए स्पेशल। उस पत्रकारिता के कोर्स करने में अटल बिहारी वाजपेयी जी, कमला पद त्रिपाठी जी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, हरिश्चंद्र द्विवेदी जी, बहुत ऐसे लेखकों को हमने बतौर पत्रकार पढ़ा, जिससे ये लगा कि अध्यापक की प्रोफेशन से पत्रकारिता का प्रोफेशन ज्यादा प्रेस्टिजियस है, ज्यादा प्रतिष्ठापूर्ण है, इसलिए इस लाइन में आए थे। जी। फिर पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद पीएचडी में एडमिशन तो हो गया। उसी दौरान मेरी शादी हो गई। जी। और शादी के बाद फिर ये लगा कि कुछ कमाई भी होनी चाहिए, कोई नौकरी भी होनी चाहिए। बिल्कुल स्वाभाविक है। तो जी जी, तो उसमें फिर हमने उस समय हिंदी का अखबार था अमृत प्रभात। तो अमृत प्रभात अखबार में मैं जहाँ चाह वहाँ राह के क्रम में मैं चला गया। वहाँ संपादक के नाम पत्र लिखने लगा और लोगों से संपर्क हो गया। और वही होते होते धीरे धीरे वही अनपेड अप्रेंटिसशिप शुरू कर दी। वो अनपेड अप्रेंटिसशिप में मुझे बड़ा सहयोग मिला अपने सहयोगियों का, वहाँ जो पेड थे। और वही 6 महीने अनपेड अप्रेंटिसशिप मैंने की। जी। वो 10 बजे सुबह जाना, रात में 10 बजे तक रहना। जी। उन लोगों का पूरा साथ रहता था। मैं खूब मेहनत से काम करता था। उस 10 महीने की जो ट्रेनिंग रही वो आज तक मेरे साथ है। और फिर मुझे पेड वहीं अप्रेंटिसशिप पेड पैसा मिलने लगा। 800 रुपए मिला, फिर 1600 रुपए मिला। वहीं मैं सबीटर हो गया। धीरे धीरे वो जॉब में मैं आ गया और मेरा तो जो शिक्षक बनने का वो था वो वही खत्म हो गया और पत्रकार धीरे धीरे मैं बन गया।
फिर अमृत प्रभात अखबार 5 साल बाद बंद हो गया, तो मैं स्वतंत्र भारत कानपुर चला गया लोकल डेस्क इंचार्ज बन करके। फिर बरेली में रिपोर्टर हो गया, बरेली दैनिक जागरण में। फिर मेरठ 2 साल बाद मेरठ गया, तो मेरठ में गढ़वाल डेस्क का चार्ज लोग का चार्ज मेरे पास हो गया। फिर वहीं उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था पहाड़ पे, तो मुझे देहरादून का ब्यूरो चीफ बना के भेज दिया गया मेरठ दैनिक जागरण से। और मैं पहली बार देहरादून में दैनिक जागरण अखबार का ब्यूरो चीफ बना। लेकिन होम सिकनेस होने की वजह से मैं देहरादून में ज्यादा नहीं रह पाया और फिर मैं लखनऊ चला आया। लखनऊ में दैनिक जागरण में पहले पेज पर 2 साल काम किया। लेकिन हर हफ्ते में एक कोई अच्छी खबर लिखता था जिसकी वजह से संपादक को लगा कि ये तो बहुत अच्छा रिपोर्टर है। तो उन्होंने मुझे रिपोर्टर होने के नाते ब्यूरो चीफ बना के गोंडा भेज दिया। अच्छा। और गोंडा में ब्यूरो चीफ हो गया। वही हिंदुस्तान अखबार उसी समय लॉन्च हुआ लखनऊ में। तो ये हुआ कि अखबार सबसे अच्छा कौन चला सकता है, तो वहाँ के जो एजेंट थे उन्होंने कहा नरेश दीक्षित को ले लिया जाए तो अच्छा अखबार चलेगा यहाँ। तो हमको दैनिक जागरण से हिंदुस्तान में ले लिया गया। तो मैं हिंदुस्तान में ब्यूरो चीफ हो गया। फिर वहीं से सुल्तानपुर में हिंदुस्तान अखबार का ब्यूरो चीफ रहा। फिर देहरादून वहाँ दैनिक जागरण बरेली वहाँ कन्नौज में मैं रहा ब्यूरो चीफ। दैनिक जागरण बहराइच में रहा, रायबरेली में रहा, कई जिलों में मैं रहा। 18 साल में अखबारों का ब्यूरो चीफ रहा जिलों में। लेकिन 2015-30 साल तक मैं पत्रकार रहा। और 2015 में मुझे लगा कुछ स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं था, तो मुझे लगा अब जिलों की नौकरी करने के बजाय घर पे रहा जाए। तो मैंने ये मन में आया कि कोई अपना काम किया जाए। तो पत्रकार होने के नाते ये था कि कुछ ऐसा किया जाए जो नौकरी से थोड़ा हटके हो और अपनी पहचान कुछ बनाए। उसी क्रम में प्रभु की कृपा से हनुमत कृपा पत्रिका का मन विचार में आया, विचार आया मन में कि ये पत्रिका निकाली। तो इसकी नींव कैसे रखी गई? अब जहाँ इच्छा होती है वहाँ प्रभु मदद भी करते हैं। मेरे मन में था विचार, मैं बहराइच दैनिक जागरण में था उसी समय। यहाँ सुल्तानपुर के रहने वाले डॉक्टर रमाशंकर द्विवेदी जी अमेरिका सरकार में वैज्ञानिक हैं, वो आए हुए थे। वो हनुमान जी के भक्त हैं बहुत बड़े। तो उनसे बातचीत हुई, वो हनुमान जी की बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं भारतवर्ष में कोई हनुमान जी का एक बड़ा काम करना चाहता हूँ, मीडिया क्षेत्र में आप लोग कुछ सलाह दीजिए। तो मेरे मन में था ही, मैंने कहा यदि आप हनुमत करते एक पत्रिका हनुमान जी की निकालना चाहें तो हम उसमें लीड कर सकते हैं, मैं उसको चला सकता हूँ। उन्होंने कहा आप शुरू करिए, यदि आप कर सकते हैं तो आप करिए। तो बस उसी के बाद नाम ये हुआ कि नाम ले लिया जाए। नाम हनुमत कृपा हम लोगों ने चाहा, वो हनुमान जी की कृपा से मिल गया। और पत्रिका धीरे धीरे शुरू हो गई। आज 5 साल हो गए हैं, 2015 से 2020 तक। धीरे धीरे अब वो पत्रिका हमारी पूरे देश भर में सभी प्रांतों में जाने लगी है, सभी भक्तों तक पहुंचने लगी है। और अब तो उसका अंग्रेजी संस्करण भी आ रहा है। बीच में मैं पत्रिका के साथ साथ डायरी भी भक्तों को देता हूँ, कैलेंडर भी देता हूँ। और धीरे धीरे अब ये काम और तेजी से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, तो नरेश जी एक चीज बताएंगे कि इस कोरोना काल में आपकी पत्रिका के प्रकाशन का क्या हालचाल चला? कोरोना काल में जहाँ सभी लोग परेशान हैं, सभी लोगों को लगता है कि व्यापार चौपट हो गया है, आय की आमदनी हम सबकी कम हो गई है, छोटे से बड़े तक। लेकिन मेरा अपना अनुभव ये है कि हनुमान जी की कृपा से हनुमत कृपा पत्रिका के ग्राहक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इस कोरोना काल में भी हमारे ग्राहक हर महीने कम से कम 125-150 बढ़ रहे हैं। रोज 2-4 लोग फोन करके हमसे पूछते हैं कि ये पत्रिका हमको कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, इसकी सहयोग राशि कहाँ जमा करनी होगी, हम इसके नियमित ग्राहक बनना चाहते हैं। और तो इस तरह से ये पत्रिका कोरोना काल में भी तो हमारे पहले से अच्छी चल रही है, अच्छी निकल रही है और लगातार छप रही है। कोरोना काल के उसका मेरे ऊपर, मेरी इस पत्रिका पर कोई असर नहीं है। ये सब मैं प्रभु की कृपा मानता हूँ।
मतलब ये हुआ कि उसके अंक में जैसे होता है कि देरी हो गई और अनियमित हो गई पत्रिका, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस समय भी आपकी पत्रिका नियमित रूप से निकल रही है, आपके कहने का मतलब ये है? हाँ, मैं मतलब पत्रिका मैं हर महीने PDF बनाता हूँ। अब बीच में 1.5 महीने प्रेस बंद रहा था जिसमें लॉकडाउन था, तो उस महीने हम PDF भेज पाए थे, पत्रिका छप नहीं पाई थी मार्च और अप्रैल में। लेकिन मई से जब से फिर प्रेस खुल गया है तब से फिर पत्रिका छप रही है और लगातार हम लोगों को पहुंचा रहे हैं। अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब शुरुआत में जो लेखन सामग्री की कुछ दिक्कत होती थी, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी लोगों से, अब वो भी समस्या खत्म हो गई। अब लेख भी आते हैं, संस्मरण भी आते हैं, वंदना भी। अब तो स्थिति ये है कि हम महीने में 2 पत्रिकाएं भी छापें तो मैटर की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी गति से काम चल रहा है। जी 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 जी। अच्छा, अब नरेश जी कुछ ये बताइए कि आपकी पत्रिका इतने दिनों से निकल रही है तो कुछ विशेष अंक भी होंगे जो लोगों ने बहुत पसंद किए होंगे, या एक होता है कि मतलब एक ऊंचाई तक और एक कुछ विशिष्ट अंक भी निकलते हैं कभी कभी, तो ऐसा कौन सा अंक रहा आपकी मैगजीन का? ये जून 2019 का अंक हमारा जो था जी, कैथी धाम स्थापना दिवस विशेष जी, ये इस पत्रिका का सबसे अच्छा अंक अब तक का साबित हुआ है। 15 जून को स्थापना दिवस कैथी धाम में बाबा नीम करोली महाराज जो हनुमान जी के अंशावतार माने जाते हैं, उनका हृदय स्थली कहा जाता है। कैथी धाम नैनीताल में है जी। तो नैनीताल जिले में नैनीताल से अल्मोड़ा जाने पर आधे रास्ते पर, ये नैनीताल से 38 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा के रास्ते पर कैथी धाम है। वो बाबा जी का हृदय स्थल है माना जाता है, बाबा नीम करोली महाराज का। तो उसका स्थापना दिवस होता है जी। वो अंक जो हमने छापा था जी, वो बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत लोकप्रिय हुआ और भक्तों को इतना अच्छा लगा कि आज तक लोग हमसे कहते हैं कि दीक्षित जी अपनी इस पत्रिका जो ताजा अंकों के साथ उसके साथ जून 2019 का अंक जरूर भेज दीजिएगा। तो कई बार तो मुझे कंप्यूटर से प्रतियां निकला करके भेजनी पड़ती हैं जी। और वो अंक मेरा यादगार अंक है और उस अंक मैं चाहता हूं कि मेरा हर पत्रिका का हर अंक विशेषांक 2019 का विशेषांक हो, उसी तरह लोग पसंद जी। अब नरेश जी कुछ ये बताइए कि अभी बातचीत के बीच में आपने कहा था कि आप इस पत्रिका को अंग्रेजी में भी निकालना चाहते हैं, तो एक तो क्यों निकालना चाहते हैं और दूसरा ये कि इसको किस तरह आप निकालेंगे, उसकी क्या आपकी परिकल्पना है? इसकी अंग्रेजी संस्करण निकालने का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदी पत्रिका की सीमा है। इसको अपने देश के भक्तों तक हम पहुंचा रहे हैं। हनुमान जी के भक्त हों, बाबा नीम करोली महाराज के भक्त हों, भगवान राम के भक्त हों, सब तक मैं पहुंचाने की मेरी कल्पना है, मेरा वो है कि मैं करूंगा। ये मैं 10,000 पत्रिका छापने का मेरी इच्छा है कि कम से कम हिंदी पत्रिका जो हमारी है 10,000 छपे। लेकिन पूरे दुनिया भर में तो ये पत्रिका जा नहीं सकती है बाई पोस्ट, बाई कोरियर, और मैं पूरे दुनिया भर के भक्तों को जोड़ना चाहता था इस पत्रिका से। तो उसका एक ही रास्ता था कि यदि इसका अंग्रेजी संस्करण हम निकाल दें और उसको वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें उसकी PDF जी, तो वो पूरी दुनिया के भक्तों को देखने को मिल जाएगी जी। तो हमारे जो अमेरिका वाले डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर रमाशंकर द्विवेदी जी, जिनको आध्यात्मिक नाम डॉक्टर रामानंद सरस्वती जी है, उनकी भी सलाह थी कि आप इसकी PDF निकालिए जो पूरे दुनिया भर के भक्तों तक पहुंचे। तो अंग्रेजी पत्रिका ऑनलाइन एडिशन इसका हम देना चाहते हैं। अपने देश के भक्तों के लिए इसको छपवाएंगे भी और दुनिया भर के भक्तों के लिए मैं उसकी PDF तैयार करके hanumatkripa.com पर उपलब्ध रहेगी। जो मतलब भक्त अपना कंट्रीब्यूशन जमा करके सब्सक्रिप्शन ले करके और अपनी हर महीने PDF उसकी पढ़ सकेंगे। नरेश जी, ये तो योजना आपकी इसको विश्वव्यापी बनाने की है एक तरीके से, और इसके लिए काफी सामग्री की भी जरूरत रहेगी, तो आप निश्चित रूप से उसकी व्यवस्था में भी जुटे होंगे। ये मतलब एक तो रहा कि आप अध्यापक बनने चले थे,
वहां से आप पत्रकार बने। पत्रकार में भी अब आप मैगजीन के एडिटर हो गए हैं, और मैगजीन भी हनुमत कृपा है, जिस पर हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी ही रहेगी, क्योंकि वो अपने भक्तों की जो मतलब निष्कपट इच्छा होती है उसमें उसको कभी हारने नहीं देते, और अगर भक्त कभी इधर उधर होता भी है तो उसको सही रास्ता भी दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे जो आपका ग्राफ बढ़ रहा है, ये भविष्य में और समृद्ध होगा, और हनुमत कृपा वास्तव में एक वैश्विक पत्रिका बन जाएगी। इसमें कुछ हम आपको और बताना चाहते हैं जी कि पत्रिका छपने के पहले मैंने 3 संकल्प लिए थे जी। कि ये पत्रिका मार्केट में बुक स्टॉल पर कभी नहीं बिकेगी, इसकी कीमत कभी नहीं रहेगी, और इसमें विज्ञापन कितना भी कोई देना चाहे नहीं छपेगा। अच्छा। इसको व्यावसायिक पत्रकारिता से मैं दूर रखूंगा। तो इसमें विज्ञापन कभी नहीं छपेगा, ये हनुमान जी का आदेश समझ लीजिए या मेरा संकल्प समझ लीजिए, कभी नहीं छपेगा। दूसरा, इसका मूल्य कुछ नहीं होगा, ये अमूल्य है। इसमें सहयोग लोग कर सकते हैं, सहयोग, वार्षिक सहयोग, 2 वार्षिक सहयोग, 5 साल, वो सहयोग लोग कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, लेकिन इसका मूल्य नहीं होगा। और तीसरा एक ये था कि नेट से हम इसका मैटर कभी नहीं लेंगे। इसमें जो सामग्री छपेगी वो लोगों से हम लिखवाएंगे, उनको टॉपिक बताएंगे, वो लिखेंगे, वही हिंदी में वही अंग्रेजी में। तो नेट से मैटर न लेना, इसका मूल्य न तय करना, और इसमें विज्ञापन न छापना, ये 3 संकल्प मेरे पहले दिन से थे और अभी तक चल रहे हैं। और मेरी इच्छा यही है, मैं तो यही चाहूंगा कि ये आजीवन चलता रहे। ये बुक स्टॉल पर बिकने वाली पत्रिका न बने, बल्कि देश के जो भक्त इस पत्रिका को लेना चाहे, जो उसका सम्मान कर सके, उन्हीं के हाथ पहुंचे। जो इसको लेना चाहे, जो पढ़ना चाहे, वही पढ़े। ये बुक स्टॉल पर कभी न रखी रहे कि ये रखी है 15 से धूल चाट रही है और कोई इसको देख नहीं रहा। मैं लिफाफे के अंदर में पूरे देश भर में लिफाफे में पैक करके पत्रिका भेजता हूँ। मैं पत्रिका को जितनी जैसी मैं छपवाता हूँ वैसे ही भक्तों के पास पहुँचाता हूँ, पूरे सम्मान के साथ। मैं नहीं चाहता हूँ कि पत्रिका का अपमान हो, वो तोड़ी मरोड़ी जाए, धूल धक्कड़ उस पर चढ़े, वो नहीं चाहता हूँ। वो मैं कर रहा हूँ और उसमें मैं कोई कंप्रोमाइज भी नहीं करना चाहता हूँ। नरेश जी, बहुत लंबी यात्रा आपकी पत्रकारिता की रही, और हनुमत कृपा में भी आप सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो अगर दोनों का मूल्यांकन करके देखा जाए, आज आप कैसा महसूस करते हैं? इस दोनों पत्रकारिता और हनुमत कृपा दोनों के संघर्ष में मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई, छोटे भाइयों के अलावा मेरी पत्नी नीलम जी का विशेष सहयोग रहा। पल पल पर मुझे उन्होंने प्रोत्साहित किया और हर स्तर पर मेरा सहयोग किया। तो सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि नौकरी में 30 साल की नौकरी में तनाव मुझे 100% था और आनंद 0% था। जी। आज जब मैं पत्रकारिता से अलग होके और हनुमत कृपा पत्रिका निकाल रहा हूँ, तो इसमें आनंद 100% है और तनाव 0% है। नौकरी और इस दोनों प्रोफेशन में जो अंतर है वो ये है कि यहाँ तनाव बिल्कुल नहीं है और आनंद ही आनंद है। वहाँ तनाव ही तनाव था, आनंद का नामो निशान नहीं था। तो मेरी आपके साथ यही शुभकामना है कि आपकी हनुमत कृपा का ये सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, और आप हमारे ये मन के मौसम YouTube चैनल में अपनी बात लेकर उपस्थित हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।